बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। बंद किए हुए मिलों को खोलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है, 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। मैं अब खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। तो क्या खरमास के बाद कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? और इसके साथ एक और प्रश्न है मेरा कि खबर ये आ रही है कई विधायकों से आपकी मुलाकात हुई है, कई ऐसे नाराज विधायकों से मुलाकात हुई है। ये बातें पता है जितनी सनसनीखेज लगती हैं सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं अब खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क, मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें एक असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था, मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर देखिए, घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित कर एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी, ये भी विश्वास दिलाता हूं। भाई मेरे विभाग का अगर आप जिक्र करें तो लगभग पिछले 1.25 साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराकर बिहार में निवेश लाने का कार्य किया। मैं अभी अपने मंत्रालय की योजनाओं पे नहीं जा रहा हूं, उसका मैंने जिक्र किया कि मेरे पीएमएफएमई जो हम लोग की योजना है उसका अक्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है तो वो बिहार का ही रहा है।
ऐसे ही PMKSY के माध्यम से भी बिहार में कई यूनिट्स की स्थापना की गई। बट फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार कनेक्ट हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप सबने भी उसको कवर किया था। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट किया था, जहां पे हम लोगों ने 70 देशों से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर। और साथ ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो लगभग पिछले साल सवा साल में 10,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में हम लोग लाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जा रही है। विस्तृत डिटेल भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ लिखित रूप में साझा कर दूंगा। साथ ही में जो एक सबसे बड़ी योजना मेरे विभाग की है, मेरे पिता जिस विभाग में गए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके उस मंत्रालय का जो सबसे बड़ी योजना है उसको कैसे हम लोग बिहार लेकर आए। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टेम जो कि एक INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, और अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली हरियाणा में है और दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इस बात की औपचारिक घोषणा की गई थी कि तीसरा निफ्टम बिहार को मिलने जा रहा है। हम लोगों ने उसके लिए जमीन ढूंढनी भी शुरू की है। इससे पहले इस विभाग को नीतीश मिश्रा जी देख रहे थे, पर अब दिलीप जायसवाल जी से मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है निफ्टम को लेकर जमीन के लिए। उन्होंने एक जमीन का प्रस्ताव भी दिया है, और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बिहार को एक अलग पहचान ये इंस्टीट्यूट दिलाने का काम करेगा। और मैं मानूंगा कि समय रहते 2-1 साल में ही इसके निर्माण कार्य को भी हम लोग पूरा कर लें। ये इनिशियल स्टेज में खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने काम किए हैं ये वो है। आपने कहा मनरेगा को लेकर एक केंद्र सरकार जो ला रही है वो मनरेगा को बेहतर करने के लिए, लेकिन उधर विपक्ष जो है जो मजबूती से खड़ा वो वही कह रहा है कि जो बोझ है राज्य पर लाखों करोड़ रुपया बोझ आ रहा है। क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछिए ना, कितनी जगह सरकार है इनकी कि इनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकारें बता दीजिए ना कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहा है। जो बड़े राज्य हैं बंगाल तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना, मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी उनके कोई स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर, ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर
कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने वाले बंगाल चुनाव के बारे में। बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूं अपने आप को लेकर, इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और उससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा। मालूम भी है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए, और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध हैं जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और समय रहते हुए मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूं कि उस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिलाना। होने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद निधि फंड से जो खर्च होते हैं, आपकी सांसद महोदया शांभवी चौधरी अभी तक 1 भी रुपया फंड से खर्च नहीं किया, एक रिपोर्ट के अनुसार है। प्रभु, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? मैं रिपोर्ट्स में नहीं, मैं परफॉर्मेंस पे विश्वास रखता हूँ। और मेरी पार्टी की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल अपने सांसदों से फीडबैक लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। सेम यही फीडबैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम सांसदों से मांगा गया है, और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दी गई है। मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूं
ताकि ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को हो कि मैं सिर्फ अपने सांसद विधायकों को सिर्फ चुनाव जिताने तक के लिए ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में बेहतरीन रहे, ये भी जिम्मेदारी मेरी बनती है और ये अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ये चर्चा होती है। आपने, मुझे नहीं पता कौन सी रिपोर्ट के आधार पर, मुझे लगता है बाद में शांभवी आपके साथ इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, पर सांसद निधि का एक भी रुपया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक नहीं रहेगा। कई बार एज अ स्ट्रैटेजी मैं भी कई बार ये करता हूं कि हम लोग लास्ट तक एक चंक को हम लोग होल्ड कर कर रखते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको राशि की तत्काल इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग एक अमाउंट को हम लोग होल्ड करके रखते हैं। कि हर सांसद का एक अपना वर्किंग का तरीका होता है। सवाल आपका तब जायज बनेगा जब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में या कार्यकाल की समाप्ति पर अगर उसके बाद भी अनयूज कोई फंड रह जाता है, तब आपका सवाल जरूर जायज होगा। बट अगर अभी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, मैं मानूंगा थोड़ा सा जल्दी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप लोग के सामने रखी जाएगी, ये भी मैं शेयर करूंगा। मैं मानता हूं कि इस उद्योग से जुड़े हुए जितने बिहार वासी हैं वो फिलहाल एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी उनको प्रभावित कर रही है, पर मैं मानता हूं कि जब कोई ना कोई रास्ता इसको लेकर निकलेगा, बिहार सरकार भी लगातार, सम्राट जी भी लगातार केंद्र के संपर्क में है और हम लोग भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जरूर इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। बंद नहीं होगा ना। देखिए, हम लोग बंद किए हुए मिलों को खोलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है वो बंद ना हो, ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। देखिए, भारत रत्न पे मैंने कहा कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान को देने के लिए आधार पहले से ही तय है। समय समय पर हर किसी ने अपने नेता के लिए, अपनों के लिए इसकी मांग करने का काम किया और समय समय पर अलग अलग सरकारों ने बड़े बड़े लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करने का काम किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में ये आवाज मुख्यमंत्री जी की पार्टी के द्वारा भी उठी है। मैं ये मानता हूं कि अगर आधार की बात करें तो वो काबिलियत जरूर है, पर ऐसे में ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है कि ये सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार के समक्ष लोग अपनी बातों को रखें, परंतु फैसला सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा।